क्या माधुरी दीक्षित एक्सीडेंटली फिल्मों में आ गईं? क्या माधुरी का फिल्मों में काम करने का कोई मन नहीं था? और आखिर कौन था वो शख्स जिसकी वजह से माधुरी को फिल्मों में काम करने का मौका मिला? क्या ये वाकई उनकी किस्मत थी या कोई था जो पहले से ये सब तय कर चुका था? आखिर क्यों माधुरी को कई फिल्मों में हीरो से ज्यादा फीस दी गई? क्या है माधुरी दीक्षित की कहानी का पूरा सच, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको माधुरी से जुड़े कई सवालों के जवाब भी आज मिलने वाले हैं। कहानी शुरू होती है 15 मई 1967। 15 मई 1967 के दिन मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रहने वाले शंकर दीक्षित और स्नेहलता दीक्षित के घर जन्म हुआ माधुरी दीक्षित का, जो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। शुरुआत से ही माधुरी को कथक का शौक था। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया और 8 साल की होते होते उनकी कथक परफॉर्मेंस के बारे में एक जर्नलिस्ट ने पूरा का पूरा आर्टिकल ही छाप दिया। 9 साल की हुई तो उनको कथक की स्कॉलरशिप भी मिल गई। 1984 में रिलीज हुई अबोध से फिल्मों में आई माधुरी का शुरुआती सफर बड़ा मुश्किल भरा रहा। उनकी कई फिल्में शुरुआत में फ्लॉप हुईं और उन्हें साइड रोल दिए जाने लगे, लेकिन उस वक्त देखने वाले तो ये भी कहने लगे थे कि हीरोइन मटेरियल है ही नहीं। फिर माधुरी ने अपने हुनर से टॉप पर जगह बनाई और यही वजह रही कि बाद में एक ऐसा मौका भी आया जब फिल्म साजन में माधुरी दीक्षित को संजय दत्त से ज्यादा और हम आपके हैं कौन में माधुरी को सलमान खान से भी ज्यादा फीस दी गई। खूबसूरती और डांस की मिसाल बनी माधुरी 90 के दशक की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही हैं, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। एक दौर में माधुरी की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि उन्हें बुर्का पहनकर अपनी फिल्म देखने जाना पड़ता था। माधुरी के चाहने वालों में सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी शामिल है। यही वजह थी कि करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने वॉर रोकने के लिए माधुरी दीक्षित की मांग कर दी थी। माधुरी दीक्षित ने अरेंज मैरिज की डॉक्टर श्रीराम नेने से। पहली बार ये दोनों साउथ कैलिफोर्निया में मिले। उस वक्त डॉक्टर नेने को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी स्टार हैं और दोनों ने उस वक्त 17 अक्टूबर 1999 के दिन शादी कर ली थी। माधुरी दीक्षित ने सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके रिसेप्शन में फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां शामिल हुई। हालांकि डॉक्टर नेने उनमें से किसी को भी नहीं जानते थे, वो सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही पहचान पाए। उन्होंने अमिताभ को देखकर कहा कि शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। देवदास फिल्म के बाद इन्होंने एक लंबा एक्टिंग का ब्रेक लिया और फिर आजा नस्ले से वापसी की। असल में शादी के बाद माधुरी दीक्षित डेनवर कोलोराडो शिफ्ट हो गई थी। वहीं उन्होंने अपने दोनों बेटे अरिन और रियान को जन्म दिया। भारत छोड़ने के बाद माधुरी ने साल 2007 की फिल्म आजा नस्ले से एक्टिंग कम बैक किया और करीब 10 साल डेनवर में रहने के बाद माधुरी अक्टूबर 2011 में भारत लौट आईं। भारत लौटकर माधुरी ने 2013 की फिल्म ये जवानी है दीवानी के गाने घाघरा में काम किया। आगे फिर वो 2014 की फिल्म डेढ़ इश्कियां और गुलाब गैंग में भी दिखाई दी। माधुरी दीक्षित की कहानी शुरू होती है। असल में उनकी एक बड़ी बहन थी, उनकी एक दोस्त राजश्री प्रोडक्शन में काम करती थी और उस समय राजश्री प्रोडक्शन वाले फिल्म अबोध के लिए एक नई लड़की की तलाश में थे। बात निकली तो माधुरी की बड़ी बहन ने उनके नाम को सुझाव दे दिया और दोस्त ने उनका पता प्रोडक्शन वालों तक पहुंचा दिया। 12वीं के एग्जाम खत्म हुए थे और गर्मी की छुट्टियों के दिन चल रहे थे। एक दिन अचानक राजश्री प्रोडक्शन की कास्टिंग टीम माधुरी दीक्षित के घर पहुंच गई। जैसे ही घर वालों को पता चला कि वो लोग माधुरी को फिल्म में लेना चाहते हैं तो घर वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि माधुरी फिल्मों में काम करें। प्रोडक्शन के लोग माधुरी को फिल्म में लेने का मन बना चुके थे। ऐसे में उन लोगों ने माधुरी के परिवार को प्रोडक्शन के दफ्तर बुलाया, जहां बहुत देर तक समझाने के बाद उनके परिवार वाले तैयार हो गए। फिर माधुरी ने फिल्म साइन कर ली, लेकिन वो उस समय तक हीरोइन बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती थी। गर्मी की छुट्टियों में फिल्म अबोध की शूटिंग खत्म करने के बाद माधुरी ने विले पार्ले के एक साढ़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर कई सारी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे तो 6 महीने के अंदर इन्होंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया। जी हाँ, कॉलेज में दाखिला लेने के बाद 10 अगस्त 1984 को माधुरी की फिल्म अबोध रिलीज हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन ये रोल करने के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने उनकी तरफ देखना शुरू किया और यही वजह रही कि उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे। ये देखकर माधुरी ने भी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फिल्मी करियर को चुन लिया। सबसे पहले माधुरी ने साल 1985 की फिल्म आवारा बाप साइन की। इस फिल्म में राजेश खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री लीड रोल में थे, जबकि माधुरी का साइड रोल था। फिल्म आवारा बाप की शूटिंग कश्मीर में हुई, जहां उसी समय सुभाष घई अपनी फिल्म कर्मा बना रहे थे। दरअसल फिल्म कर्मा के एक गाने में दिखाया जाना था कि श्रीदेवी और जैकी श्रॉफ एक गाने की शूटिंग देखकर उन किरदारों में ढल जाते हैं। शूटिंग वाले सीन के लिए सुभाष घई को एक लड़की की तलाश थी जो डांस करना अच्छे से जानती हो। इसी बीच सुभाष घई के हेयर ड्रेसर ने उन्हें माधुरी की कुछ तस्वीरें दिखा दी और बताया कि बहुत अच्छा डांस करती है लड़की। सुभाष घई ने
वक्त गंवाया नहीं और तुरंत माधुरी को सेट पर बुला लिया, और क्योंकि वो भी उसी वक्त वहीं पास में ही कश्मीर में ही आवारा बाप की शूटिंग कर रही थी। छोटा सा रोल तो दिया सुभाष घई ने, लेकिन उस वक्त कह दिया था कि आने वाले कल की स्टार होंगी। असल में सेट पर सुभाष घई ने माधुरी की मुलाकात सरोज खान से करवाई, जो उस गाने की कोरियोग्राफर थी। सरोज खान ने बिना झिझक तुरंत माधुरी से कहा कि एक छोटा सा डांस करके आप दिखाइए। माधुरी ने वहीं कर्मा के सेट पर ही डांस का एक नमूना पेश किया और फिर बाद में उन्हें गाने में कास्ट कर लिया गया। गाने में माधुरी को सिर्फ एक लाइन दी गई थी, जो उन्होंने सिर्फ 2 टेक्स लिए और पूरी शूट करके दे दी। सेट पर माधुरी का एक्सप्रेशन और डांस देखकर हर कोई तारीफ करने लगा। उन लोगों में सुभाष घई और सरोज खान भी शामिल थे। माधुरी का शॉट देखकर उस दौर में सुभाष घई ने कहा था कि ये आने वाले कल की बहुत बड़ी स्टार होगी। शूटिंग के कुछ समय बाद सुभाष घई ने माधुरी को फिल्म उत्तर दक्षिण में साइन कर लिया। फिल्म में साइन करने के चलते सुभाष घई ने फिल्म कर्मा से माधुरी के सीन हटवा दिए। ये किस्सा सुभाष घई ने वाइल्ड लाइफ फिल्म्स के साथ उनकी एक बातचीत है उसमें खुद उन्होंने शेयर किया था। आवारा बाप के बाद माधुरी दीक्षित की अगली फिल्में स्वाति 1986 में आई, फिर आई मानव हत्या 1986 में, हिफाजत 1987 में और फिर उत्तर दक्षिण 1987 में आई। ये सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। इस बीच फिल्मी गलियारों में कहा जाने लगा कि भाई माधुरी दीक्षित जो है वो हीरोइन मटेरियल नहीं है। इस बात से माधुरी को बड़ी ठेस पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा। ये बात माधुरी दीक्षित ने खुद अपने इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल से कही थी। एक और किस्सा है इनका, साल 1988 का। फिल्म आई थी खतरों के खिलाड़ी। इसमें धर्मेंद्र, चंकी पांडे, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, नीलम कोठारी थे इसमें। फिल्म में पहली बार माधुरी को संजय दत्त के साथ कास्ट किया गया और दोनों को सेकंड लीड रोल मिला। जब फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ तो माधुरी का नाम कास्टिंग में सबसे आखिर में रखा गया, लास्ट में। इस बात से माधुरी के जो मैनेजर थे उस वक्त रिक्कू राकेश नाथ, ये काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने फिल्म मेकर टी रामाराव से कहा कि भाई माधुरी का नाम ऊपर लिखा होना चाहिए क्योंकि वो फिल्म में नीलम से ज़्यादा अहम रोल निभा रही हैं। तो उन्हें जवाब मिला कि भाई हमने नामों को तो सीनियरिटी के आधार पर लिखा है। फिर मैनेजर ने कहा कि भाई माधुरी तो सीनियर है, तो फिल्म मेकर ने उनसे सबूत मांगा, बताइए कैसे सीनियर है। तो अपनी बात को समझाने के लिए माधुरी के मैनेजर रिक्कू ने माधुरी और नीलम की पहली फिल्मों की रिलीज डेट्स निकलवाई और टी रामाराव को दिखा दी। उनकी मेहनत रंग लाई और अगले प्रमोशनल ऐड में माधुरी का नाम नीलम से ऊपर लिखा गया। ये किस्सा रिक्कू राकेश नाथ ने एक इंटरव्यू में खुद सुनाया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि जो फिल्म थी खतरों के खिलाड़ी, ये भी फ्लॉप रही और माधुरी को इसमें भी कोई पहचान नहीं मिल पाई। फिर आती है 1988 की फिल्म तेजाब, जिससे रातों रात स्टार बन जाती है माधुरी दीक्षित। असल में माधुरी को तेजाब मिलने का किस्सा भी बड़ा अनोखा है। रिक्कू जो थे वो माधुरी के साथ साथ अनिल कपूर के भी मैनेजर थे। एक दिन राजश्री प्रोडक्शन के दफ्तर में उनकी मुलाकात पुराने दोस्त एन चंद्रा से हुई। एन चंद्रा ने रिक्कू से कहा कि तुम्हारे हीरो अनिल कपूर को मैं अगली फिल्म में साइन कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ कि मुझे एक लड़की की भी तलाश है। ये सुनते ही रिक्कू ने तुरंत माधुरी की तस्वीरें उन्हें थमा दी। उन्हें तस्वीरें अच्छी लगी। एन चंद्रा ने कहा कि वो माधुरी की एक्टिंग देखना चाहते हैं। तो रिक्कू ने राजश्री प्रोडक्शन के दफ्तर में उन्हें माधुरी की पहली फिल्म अबोध के कुछ सीन दिखा दिए। अबोध में कम उम्र की दुल्हन बनी थी, सीधी सादी सी माधुरी दीक्षित। इससे इंप्रेस हो गए एन चंद्रा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको कास्ट कर लेता हूँ। फिर 11 नवंबर 1988 11 नवंबर 1988 के दिन फिल्म तेजाब रिलीज होती है, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। फिल्म रिलीज के समय माधुरी दीक्षित भारत में नहीं थी। उनके मैनेजर ने उन्हें कॉल पर बताया कि तेजाब ब्लॉकबस्टर हो गई है। यह माधुरी की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जैसे ही माधुरी भारत लौटी तो एयरपोर्ट पर उन्हें देखने वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कई लोग माधुरी का ऑटोग्राफ लेने पहुंचे। पहला ऑटोग्राफ देते हुए माधुरी को एहसास हुआ कि पहचान मिलने के असल मायने क्या होते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि लोग माधुरी का चेहरा तो पहचानने लगे थे, लेकिन कई लोग उनका असली नाम नहीं जानते थे। एक इंटरव्यू में खुद माधुरी दीक्षित ने बताया कि उस दिन जब तेजाब हिट हुई और वो बाहर निकलनी थी एयरपोर्ट से, तो कुछ बच्चे उनके पास ऑटोग्राफ लेने आए। जैसे ही उन्होंने अपने नाम का पहला अक्षर एम लिखा तो उस बच्चे ने अपने दोस्त को दिखाते हुए कहा, देखा एम लिखा है, मैंने कहा था ना इसका नाम मोहिनी है, क्योंकि फिल्म में उनका नाम मोहिनी था। फिल्म तेजाब से मिली पॉपुलैरिटी के बाद माधुरी दीक्षित राम लखन, किशन कन्हैया, दिल, थानेदार, साजन, बेटा, राजा, दिल तो पागल है, ऐसी कई सारी सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं। माधुरी दीक्षित को राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम आपके हैं कौन में भी कास्ट किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि इस फिल्म में सलमान खान की फीस जो थी वो करीब 30 से 35 लाख रुपए के बीच थी, जबकि माधुरी को इसी फिल्म के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए दिए गए थे। ये वही राजश्री प्रोडक्शंस था जिसकी अबोध फिल्म में उन्होंने काम किया था, पहली फिल्म थी इनकी। फिल्म हम आपके हैं कौन भारत की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया। 90 के दशक में माधुरी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गया। करगिल वॉर का भी एक किस्सा है, साल 1999 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर कारगिल वॉर हुई। करीब 2 महीनों तक चले इस वॉर के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के ठिकानों पर कब्जा कर लिया।
जब भारतीय जवान जवाबी हमले के लिए उस वैली में आगे बढ़ रहे थे, तब एक बंकर के पास से एक पाकिस्तानी सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा था, हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। उस समय कैप्टन विक्रम बत्रा ने जवाबी फायरिंग करते हुए कहा, विद लव फ्रॉम माधुरी। आपको बता दें कि करगिल वॉर 26 जुलाई को ख़त्म हुई, जिसे आज भी हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। करगिल वॉर के कैप्टन विक्रम बत्रा पर फिल्म शेरशाह बनी थी, जिसमें ये सीन रखा गया। इससे पहले 2002 में फिल्म एलओसी करगिल में भी विक्रम बत्रा का रोल करने वाले अभिषेक बच्चन पर भी यही वाला सीन रिक्रिएट किया गया था। और सिमी ग्रेवाल के चैट शो में जब माधुरी आई तो उनसे पूछा गया है सवाल, तो माधुरी से जब पूछा गया कि भाई पाकिस्तानी लोग तो आपको मांग रहे थे कश्मीर के बदले, तो क्या लगा था आपको सुनकर? तो उस पर माधुरी ने कहा कि ओ माय गॉड, मैं तो परेशान नहीं थी, पर मैं इस बात से काफ़ी उलझन में आ गई थी। सिमी ग्रेवाल का ये इंटरव्यू इस समय उनके ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर मौजूद है। असल में माधुरी से जुड़े कई सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको उनकी पूरी पर्सनैलिटी बता देंगे। संजय लीला भंसाली उनकी शादी से ठीक पहले 1999 में उन्हें फिल्म देवदास जब उन्होंने ऑफ़र की और चंद्रमुखी का किरदार उन्होंने दिया, तो पहले तो माधुरी ने ये ऑफ़र ही ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मैं तो शादी करने जा रही हूँ, लेकिन फिर किसी तरह कन्विंस किया गया उन्हें। असल में माधुरी दीक्षित ने 99 में साउथ कैलिफोर्निया के एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी की, जो उनके भाई बहनों के मिलने वाले थे। माधुरी दीक्षित के लिए फिल्मों से ब्रेक लेना भी एक बड़ा फैसला था, और संजय लीला भंसाली भी इधर पीछे पड़ गए कि नहीं, आपको तो ये फिल्म तो करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर शादी से पहले फिर उन्होंने उस फिल्म को ख़त्म किया। माधुरी दीक्षित ने इस बारे में भी एक इंटरव्यू में बताया था कि बहुत अजीब सा फ़ैसला था। वो एक तरफ शादी करके घर बसाना चाहती थी, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफ़र था, और फिर उन्होंने देवदास के बाद एक्चुअली एक लंबा ब्रेक लिया। देवदास के बाद वो सीधे फिर दिखाई दी 2007 में आई फिल्म आजा नचले में, यशराज की फिल्म थी ये। और इधर जब वो अमेरिका में थी तो 2 बेटे होते हैं उनके, अरिन और रियान, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और फिर 10 साल करीब अमेरिका में रही हैं, और फिर 2011 अक्टूबर में वापस आई। भारत लौटकर इन्होंने जवानी दीवानी के वो घाघरा वाला गाना किया, फिर 1.5 इश्किया में दिखाई दी, गुलाब गैंग में दिखाई दी। अब तो खैर माधुरी यहीं रहती हैं, उनके पति भी यहीं रहते हैं, बाकायदा वो भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। और माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की जो जोड़ी है, उन्हें आप अक्सर कई सारे इवेंट्स में देख सकते हैं। बहुत अलग सा लगता है जब आप माधुरी दीक्षित की ज़िंदगी के बारे में सोचें कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी लड़की, जिसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं था, अचानक राजश्री में कोई डिमांड आती है कि हमें लड़की को लेना है, और उनकी कोई बड़ी बहन की कोई सहेली हैं जिनके पापा काम करते थे राजश्री प्रोडक्शंस में, वो उनका फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं हाँ इस लड़की को लेकर आओ। तो आप देखिए कि जिसको बनना होता है उसको कितने सारे बहाने मिल जाते हैं। फिर शादी होती है श्रीराम नेने से, जो इतनी मशहूर हो चुकी थी कि देश दुनिया में लोग उन्हें पहचानते थे, पर खुद के उनके पति उन्हें नहीं जानते थे कि ये इतनी बड़ी स्टार है। तो एक बहुत ही अलग तरह का किस्सा माधुरी दीक्षित का हमेशा एक निकल कर आता है। उम्मीद है माधुरी दीक्षित का किस्सा आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि अक्सर कई चीज़ें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं, किस्मत में होती हैं तो किस्मत ढूंढ लेती है हमको, और वहाँ से पकड़ कर हमको खींच कर ले जाती है। कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे भी आप और किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।